हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे आशा करते हैं, और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने अध्याय 2 चैप्टर 2 हिस्ट्री 6 क्लास इतिहास का पार्ट 2 कक्षा 6 आपको पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो बच्चों, इसमें क्या है, आप शुरू में एक देख रहे हैं पैराग्राफ। इसमें क्या है, एक बच्चे का चित्र है, और चित्र क्या है कि तुषार की रेल यात्रा। एक बच्चा जो है, उसका नाम है तुषार, वो अपने चाचा के साथ ना दिल्ली से चेन्नई जा रहा था ट्रेन में, रेल में। तो वो क्या देखता है, जब वो बैठा हुआ था, वो खिड़की की तरफ बैठा हुआ था, वो क्या देखता है कि बाहर खेत, पेड़ और ये सब इतनी सुंदर सुंदर चीजें जा रही हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब आप भी कहीं घूमने जाते हो तो आप भी, ज्यादातर बच्चे क्या जिद करते हैं कि हमें खिड़की के साथ बैठना है। खिड़की के साथ किस लिए बैठते हो आप लोग? आपको बाहर का सुंदर नजारा देखना होता है, बाहर आती जाती चीजें आप देखते हो, और फिर आप उन चीजों को देखकर हर बच्चा एक कल्पना करता है कि ये कैसे हुआ होगा, ये क्यों बना होगा। और आप कई बार ये प्रश्न अपने माता पिता से भी करते हो कि ये देखो, ये इतनी बड़ी इमारत कैसे बनी होगी, ये इतने सुंदर खेतों में इतनी सुंदर सुंदर फसल है, सब्जियां ये कैसे लगाई गई होंगी। तो ये हर एक बच्चे के मन में जो है प्रश्न उठते हैं। तो आप जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप उसको अच्छे से समझो, ताकि आपको अपने ऊपर लेकर, अगर आप बात को समझते हो तो आपको वो बातें जल्दी से पाठ समझ में आ जाता है। ऐसे ही वो बच्चा जब तुषार खिड़की से बाहर देख रहा था, तो वो क्या देख रहा था कि रेलगाड़ी तेज जा रही है, और पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान जो भी हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। तो तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है कि जब 150 साल पहले रेल ने यात्रा शुरू की थी तब क्या हुआ था। तो सोच के देखो बच्चों, 150 साल पहले हमारे यहाँ पर रेल आई थी। 150 साल बहुत होते हैं। और उसके बाद जो बस आई हैं, वो कुछ साल पहले आई हैं। लगा लो 50-60 साल पहले ही बसों का आविष्कार हुआ था। उससे पहले 150 साल पहले सिर्फ रेल चलती थी। और उससे पहले किस पर लोग इधर से उधर जाते थे, ये बातें जो हैं वो हर एक बच्चे के मन में आएंगी जब हम ये पाठ पढ़ेंगे। और इस पाठ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मानव ने अपना जीवन शुरू किया था, कैसे कैसे उसने चीजों का आविष्कार किया, खाने का आविष्कार किया, और आग का आविष्कार किया, रहने के लिए घर बनाए। तो ये सब कुछ अगर आप जानोगे तो आपके लिए इतिहास जो है, जो विषय है हिस्ट्री, जिसको बच्चे कहते हैं क्या बोरिंग है, लेकिन अगर आप उनको मजे लेकर अच्छे से पढ़ोगे, और अपने जो आपके पूर्वज हैं वो आपको, उन्होंने कैसे जीवन जिया, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको इतिहास जो है विषय बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 150 साल पहले तो शायद आपके दादा दादी, नाना नानी, या हमारे भी दादा दादी, नाना नानी नहीं होते थे। तो आपको कैसे पता लगा कि रेल कैसे चली और उससे पहले का जीवन कैसे जिया लोगों ने। तो क्या होता है कि जब एक पीढ़ी खत्म होती है तो हर कोई अपने अपने जो भी होते हैं, जैसे आप जब पानीपत का युद्ध हुआ तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ये सब कुछ लिखता रहता है, और वो एक छाप छोड़ जाते हैं कि हमारे टाइम में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो वो सब कुछ लिखा जाता है। तो अब हम आपको पढ़ाते हैं ये पाठ, आप पढ़ें। अब ये तो हमने देख लिया कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया।
तेज दौड़ती गाड़ी ने उसे देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो बच्चों, अब आप देख रहे हो आज के समय में हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं और बहुत से ऐसे यातायात के साधन आ गए हैं जिसमें आप कुछ समय से ही कुछ समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हो। तो आओ बच्चों, आगे देखते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? अब बच्चों, मैं जब ये पाठ पढ़ा रही हूँ, अब आपको ये हेडिंग देखी आपने, आरंभिक मानव। आरंभ में जो मानव था, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो जो मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आप जब ये हेडिंग ही पढ़ते हो तो आगे का आपको समझना आसान हो जाता है। अब शुरू करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो बच्चों, जो आरंभिक मानव था वो क्या था, उसको पता ही नहीं था कि खाने में खाना कैसे खाना है। तो वो उसको जब भूख लगती थी तो वो इधर उधर घूमता था। किस लिए घूमता था? कि पेड़ों पे से कभी वो फूल भी तोड़ के खा लेते थे, फल भी तोड़ के खा लेते थे, अंडे भी खा लेते थे और ये सब वो कच्चा ही खाते थे। उनको पकाना नहीं आता था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आग कैसे जलाते हैं। तो उनको जो चीज मिलती थी वो वैसे ही उसको उठाते थे और खा लेते थे। पर क्या होता था, उनको वो खाना भी बहुत ही मुश्किल लगता था क्योंकि आप देखो, आप कच्ची चीजें खाओगे तो वो उनका ना कोई स्वाद होता है ना कुछ होता है। तो वो खाने के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब हम ये कारणों का पता लगाएंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब ये तो बात ठीक है कि वहां पर जहां पर वो रह रहे हैं तो क्या है, वहां पर जितने पेड़ हैं उनके फल वे खा लेंगे, फूल खा लेंगे और क्या होगा, जो भी उनको समझ में आएगा कि हाँ ये मैं खा सकता हूँ, इससे मेरा पेट भर जाएगा, वो चीजें खा लेते थे। और फिर क्या होता था कि जब वहां खाने का ही सामान खत्म हो जाता था तो फिर वो क्या करते थे कि अब ये स्थान छोड़ो और दूसरे स्थान पर चलो। तो पहला कारण यही था कि वो एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते थे क्योंकि वहां पर खाद्य सामग्री खत्म हो गई। तो वो खाद्य सामग्री को ढूंढने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते थे। उस समय बाजार नहीं थे, कुछ नहीं था, तो जो आरंभिक मानव था वो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करता था। अब दूसरा कारण पढ़ें। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब दूसरा कारण क्या था कि जो जानवर थे जैसे शेर है, चीता है, वो क्या करते हैं, वो हिरन का शिकार करते हैं। और ऐसे ही जैसे गाय है, भैंस है, ये क्या है कि चारा खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भी चारा हमें मिल जाए।
और जो शिकार करने वाले लोग थे, वो कुछ लोग इसीलिए भी उनके पीछे पीछे जाते थे कि गाय भैंसें यहाँ से चली जा रही हैं, हम भी इनके पीछे पीछे जाते हैं। और जैसे हिरन है या और भी लोग मवेशी जो भी हैं चारा खाने वाले, वो आगे आगे जा रहे हैं, तो हम भी इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए भी वो अपनी जगह को बदलते थे। आगे देखो, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो बच्चों, आज के समय में क्या है कि आपको हर मौसम में हर सब्जी मिल जाती है, हर फल मिल जाता है। पहले समय में ऐसा नहीं होता था। पहले समय में जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में आम बहुत आते हैं, तो पहले समय में सिर्फ गर्मियों में ही आम मिलते थे। आज तो आप सर्दी में भी आम खा सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो उस समय जैसे गर्मियों के फल सब्जियां हैं, जिस स्थान पर लगती हैं वो उस स्थान पर रहने चले जाते थे। ठंड में जहां पर जो फल सब्जी या उनको जो खाना होता था वो जहां पर मिलता था वो वहां पर चले जाते थे। तो इस कारण से भी वो अपना एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और घूमते थे। अगला कारण देखो, चौथा कारण। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो चौथा कारण इसमें क्या बताया है? पानी। पानी बच्चों हर एक के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या है, जैसे बहुत सी झीलें और तालाब, नदियां ऐसी हैं कि जिनमें हमेशा पानी रहता है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें पानी सूख जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा छोटी कक्षाओं में कि जो हमारे फसलें हैं कई, जब बारिश आती थी तभी वो फसलें वहां पर उगाई जाती थी कि बारिश का पानी उन फसलों को मिलेगा तो वो फसलें अच्छी हो जाएंगी। तो ऐसे ही खूब सी नदियां और झीलें ऐसी हैं जो कि सिर्फ बारिश के पानी से ही भरती थी, और कुछ में हमेशा पानी रहता ही रहता है। तो इसीलिए वो पानी की तलाश में भी इधर उधर जाते थे। तो बच्चों, समझ में आया ये कि वो उस आरंभिक मानव किस लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब बताओ। अब आप भी सोचोगे कि हम आपसे उस समय की बातें कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो उस समय में के बारे में ना हमारी दादी नानी को पता है ना उनकी, तो हम लोगों को कैसे 150 साल 200 साल पहले की कहानियों के बारे में और कैसे पता लगेगा? हमें उनके बारे में पुरातत्व विभाग होता है जो हमें ऐसी जानकारियां इकट्ठी करता है और फिर उनको बताया जाता है कि वो लोग हमें बताते हैं कि उस समय में लोग ऐसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। पुरातत्व को जो भी चीजें मिलती हैं वो उसके बारे में खोज करते हैं और फिर उनकी पूरी तह तक जाते हैं और फिर उनको लोगों तक बताया जाता है कि उस समय में लोगों ने कैसे जीवन जिया था। तो अब देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो बच्चों, पुरातत्व विभाग वालों को क्या मिला? कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसमें उनको पता लगा
कि कैसे उन्होंने अपने काम के लिए औजार बनाए। किन चीजों से बनाए? पत्थर से, लकड़ियों से और जानवरों की हड्डियों से। और आज के समय में भी वो पत्थर के औजार आज भी हैं। तो पत्थर तो कभी खराब होने वाली चीज नहीं होती है। लकड़ी तो फिर भी खराब हो जाएगी, हड्डियां भी खराब हो जाती हैं, लेकिन पत्थर के जो औजार उनको मिले उनसे उन्होंने पता लगाया कि उस समय में किस तरह से उन्होंने औजार बनाए। तो आपको मालूम है, आप कभी सोच सकते हो कि उस समय भी तो हर हर समय, अब आप भी हो, कुछ भी आप काम करते हो खेलने के लिए, आप भी कुछ छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करके उनसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। जैसे आप कागज फाड़ कर नाव बना लेते हो और हवाई जहाज बना लेते हो। तो ये सब आप भी तो अपने दिमाग से चलते हो ना, कि नहीं जी हम ये रंगीन कागज से आप कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हो घर को सजाने के लिए। तो इस तरह से अब आपके दिमाग में भी एक खोज आती रहती है कि चलो मैं ये बना के देखता हूँ, कागज से या लकड़ी से या माचिस की तीली से कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। और वो बच्चे बनाते हैं। आपके जब आपका ड्राइंग का पीरियड आता है उसमें आपको सिखाया जाता है। ऐसे ही उस समय मानव अपने दिमाग से काम करता था कि अब मुझे कोई चीज चाहिए, तो वो कैसे करता था? तो वो सोचता था, बैठे बैठे देखता रहता था उस चीज को, और फिर वो उससे कुछ ना कुछ बनाने के बारे में सोचता ही होगा। लेकिन आज तो आपको सिखाया जाता है ना स्कूल में, कक्षा में, जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो बच्चों, औजारों का उपयोग किस लिए होता था? फल फूल काटने के लिए। अब जैसे उनको कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो नहीं काट के खाए जाते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे उन्होंने पत्थर उठाया होगा, या उन्होंने कोई डंडी उनको दिखी होगी और कोई फल पेड़ के बहुत ऊपर है, तो उसने डंडी मारकर उस फल को नीचे गिराया होगा। तो हम सब ये कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने खाने की चीजों को इकट्ठा किया। तो और जैसे अब लकड़ी है, जब उनको आग जलाने की समझ आई होगी तो उन्होंने क्या किया होगा कि लकड़ियों को, आरंभिक मानव ने आग पता है कैसे जलाई थी बच्चों? आरंभिक मानव ने देख, उसके हाथ में ना दो पत्थर थे तो उसने पत्थर जोर से बजाए बजाए पत्थर, तो उसमें से चिंगारी निकली। तो उसको समझ आया कि ये आग है। तो उसने क्या किया कि मैं इसको ऐसे बजा कर, लकड़ियां इकट्ठी करके उसने उसके ऊपर वो चिंगारी छोड़ी तो लकड़ी जलने लग गई। फिर उसको क्या है कि समझ आ गई कि अब मैं भोजन को पकाकर भी खा सकता हूँ, जो मैं कच्ची चीज नहीं खा सकता। तो वो उसने जैसे उस पर मछली को भूना, या जो भी उसको समझ में आया कि ये मैं अगर ऐसे कच्चा खा रहा हूँ मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको बनाकर पकाकर खा सकता हूँ। तो इसीलिए उसने क्या किया, कुछ औजारों से लकड़ियां काटी और उसको जलाकर उन्होंने अपना इस्तेमाल किया। और आप बच्चों अब देखते हो, जब अब इसमें आया है ना कि वो भाले बनाते हैं, मुठे लगाकर भाले जैसे हथियार बनाए, बाण बनाई। तो आप अब देखते हो जैसे अब रामलीला के दिन आते हैं तो बहुत से लोग ऐसे तीर कमान और भाले ये सब बेचते हैं। तो ये लोग खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करके कागज से उनके ऊपर उसका मुट्ठा बनाकर, और वो कैसे भाला बनाते हैं ये आप देख सकते हो। और कई बच्चे घर में भी ये सब चीजें बना लेते हैं। आगे देखते हैं हम। अब ये आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में देखिए और इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। अब देखो, पहले चित्र में पत्थर देख रहे हो कितना नुकीला है, तो क्या हो रहा है, उस पत्थर से वो जमीन को खोद रहा है। और दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो देखो कैसे, जब उसको ठंड लगी होगी तो उसने सोचा होगा कि जो ये जानवर की खाल पड़ी है इसको सिलकर मैं पहन लेता हूं। आगे देखें हम, आगे क्या है हमारा, रहने की जगह निर्धारित करना। आरंभिक मानव ने कैसे रहने की जगह को निश्चित किया कि मुझे यहीं रहना है। तो आप देख सकते हैं, एक आपको चित्र दिखा रहे हैं, ये इस चित्र में क्या है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और बहुत सारे शहर हैं, नदियां, सब आपको इसमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी हैं इस चित्र में। आप ये चित्र को ध्यान से देखें। मानचित्र 2 को देखो, मैंने आपको ये चित्र बताया, इसमें बहुत सारे शहर हैं, खाड़ी है, नदी है और इन सब के नाम और उनको चिन्ह के साथ अंकित किया गया है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के परिणाम मिले हैं। तो आप देख रहे हो इसमें वो वाली जगह, यहाँ पर ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहां पर हमारे आरंभिक मानव रहते थे। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। इन जगहों के अलावा भी बहुत सी जगह हैं जहां पर वो लोग रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो मानचित्र में तो देखो बच्चों, कुछ कुछ ही जगह पर दिखाया गया है, बाकी कई जो थे वो नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए। तो अब आप देख रहे हैं, इनमें देखो लाल रंग से कुरनुल गुफाएं हैं, हुसांगी है, ऐसे ही हर एक जगह पर उन्होंने ग्रीन रंग से वो किया हुआ है। जो लाल रंग है वो क्या है, पूरा पाषाणिक पुरस्थल है। और नीला रंग किसको दिखा रहा है, नव पाषाणिक पुरस्थल। हरा रंग महापाषाणिक पुराथल। और फिर एक जामुनी रंग है, वो क्या है, आरंभिक गांव। फिर ऑरेंज कलर या संतरी रंग क्या है, हमारे आधुनिक नगर। तो आपको इस चित्र में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो मानव थे वो लाल रंग में थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो नीले रंग का वो दिखाया, फिर उसके बाद हरे रंग का, फिर हमारे शुरू में जब गांव बने वो कौन से रंग के हैं, जामुनी रंग के हैं, फिर संतरी रंग जो हमारे आज के समय के नगर हैं। तो इस चित्र से आपको बहुत कुछ समझ में आया। अब आगे देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सकें। तो बच्चों, जो पत्थर थे उनके लिए बहुत ही जो है एक महत्व रखते थे, तो इसीलिए वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर क्या है कि उनको अच्छे अच्छे पत्थर मिल सकें। तो अब आप एक चित्र देख रहे हो, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, अब क्या है कि वो समय व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना, तो उन्होंने क्या किया कि पत्थरों से क्या किया, वहां पर नक्काशी शुरू कर दी, कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाई, अपनी जैसे दिमाग में कोई उपज आई तो उन्होंने उसकी गुफा की दीवारों पर जो है चित्र बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही बच्चों, जब आप खाली बैठे होते हो, आप भी सोचते हो मैं कुछ ना कुछ करूं,
तो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेन लेते हैं, अपने चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो एक आपके दिमाग में जो आ रहा होता है, आप वही चित्र बनाते हो। जैसे किसी बच्चे का दिल करता है मैं गाड़ी का चित्र बनाऊं, तो वो सुंदर सी गाड़ी का चित्र बना देगा, उसके ऊपर और भी अच्छा अच्छा कुछ कर देगा। तो ऐसे ही उस समय में मानव ने किया कि उसने दीवारों पर चित्र बनाए। अब ये जो चित्र है इसके बारे में क्या है, जैसे इस चित्र में हमें ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई जानवर भाग रहा है और मानव उसको पीछे से पकड़ रहा है। तो समझ में आ गया आपको। अब इसके एक साइड में लिखा हुआ है भी पृष्ठ के भीमबेटक आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो बच्चों, अब जैसे बारिश आती है, उस समय में भी बारिश आई होगी, तो उन्होंने क्या किया, गुफा ढूंढ ली। तो गुफा के अंदर रहकर वो क्या करते थे, बारिश से बचते थे। तो अब ये आप देख रहे हो ये चित्र, इसमें ये गुफाएं हैं। तो गुफाओं के अंदर वो क्या करते थे, बारिश से, तेज धूप से बचने के लिए वो इन गुफाओं में रहते थे। अब हम अगला देखते हैं, पुरास्थल। अब आपको पुरास्थल के बारे में जानकारी देते हैं। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो बच्चों, पुरास्थल क्या थे? पुरास्थल उस स्थान को बोलते हैं जहां पर आरंभिक मानव ने अपने औजार, बर्तन और जैसे वो घर में रहते थे उन सब चीजों को छोड़ दिया, और उनका जैसे वो खत्म हो गए तो वहां पर उनकी चीजें मिली। तो ये चीजें कहाँ मिली? ये जमीन के ऊपर भी मिली और अंदर भी मिली और समुद्र में भी, नदी में भी। तो क्या है कि फिर हमारे पुरातत्व विभाग वालों ने ये चीजों को इकट्ठा किया और इनके बारे में जानकारी की, पूरी जानकारी प्राप्त की। तो हर एक पार्ट में आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ आएगा कि पुरास्थल के बारे में, तो आपको तब साथ के साथ हम बताएंगे हर पार्ट में। अब आगे देखेंगे आग की खोज। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आरंभिक मानव था वो कच्चा ही सब कुछ खाता था, उसको पता ही नहीं था कि इसको पका के कैसे खाया जाता है। तो अब आग की खोज, अब देखेंगे हम उन्होंने आग की खोज कैसे की। अब क्या है, ऊपर एक मानचित्र था ना, उसमें क्या था, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा आपको समझ में देखोगे आप पृष्ठ 13 पर, मानचित्र 2 में। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आराख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो बच्चों, आग की खोज मानव ने, मैंने आपको बताया था ना कि आग की खोज मानव ने कैसे की। जब वो 2 पत्थर से कुछ कर रहा था तो उसने पत्थर से पत्थर जब उसने बजाया तो उसमें से चिंगारियां निकली। तो वो समझ गया कि ये ऐसे करके मैं आग जला सकता हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी थी हार्ड, जिनको वो, सख्त चीजें जिनको वो कच्चा नहीं खा सकता था, तो फिर उसने क्या किया, उस आग पर उस चीज को भून कर खाया। और जैसे रात को अंधेरा हो जाता तो वो क्या करता, खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करता, उनमें आग जलाता और ताकि वहां पर रोशनी हो जाती और वो उसमें बैठा रहता। और क्या करता था वो, जैसे कई जानवर जैसे शेर, चीता, ये तो मानव को खा जाते थे, तो वो आग जलाता था इसलिए कि ये जानवर जो हैं उससे दूर हो जाए। आज हम
आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बच्चों आज आपको पता है आप आग का प्रयोग किस लिए करते हो? ठंड से बचने के लिए कई बार लोग आग जला के बैठ जाते हैं उसके चारों तरफ। और अब तो गैस जो आ गए हैं, बहुत से गांव हैं जहां पर आज भी चूल्हों पे खाना बनता है, तो वहां पर आग जलाई जाती है। तो समझ में आया आपको ये? अब इसमें बताया है नाम और तिथियां। नाम और तिथियां पढ़ेंगे हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो किस नाम से बुलाते थे? पुरापाषाण काल। तो जो सबसे पहले मानव आया था और उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? पुरापाषाण। अब पुरापाषाण का महत्व पुरापाषाण का आपको हम नाम पूरा बताएंगे। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं ये? पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। तो क्या मतलब हुआ पूरा पाषाण का? प्राचीन और पत्थर से बना। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो यह नाम हमें क्या बताता है? उस समय में पत्थर और औजारों का बहुत महत्व था, पत्थर के औजारों का, तो उसके महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल कितना पुराना है? 20 लाख साल। सोच सकते हो बच्चों, 20 लाख साल पहले। और उससे पहले कितने साल? 12,000 साल पहले का काल है ये पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। अब इसके 3 भाग कौन से हैं? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो बच्चों इस काल को भी कितने भागों में बांटा? 3। आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी, समझ गए आप बच्चों, इसी काल में घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पर्यावरण में बदलाव। अब बच्चों जैसे सर्दी का मौसम गया, गर्मी का गया, तो क्या होता है? और फिर लोगों ने इस काल में कैसे अपना जीवन जिया, तो और उसके बारे में जानकारी जो है हमें पर्यावरण के माध्यम से मिली। और इसे कौन सा युग भी कहते हैं? इसे मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों से हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूर्ण पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो ये युग जो था 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इसमें कौन से औजार मिलते थे? इनमें हड्डियों से और लकड़ियों से बनाए गए औजार मिले। और इसमें जो पहले पत्थरों वाले औजार भी इस युग में बनाए गए। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे कौन सा युग कहते हैं? इसे नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का मतलब हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो बच्चों जो आगे पाठ आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि हमने इस समय में इन स्थानों का क्या नाम रखा।
क्योंकि उस समय के नाम तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या किया कि इस समय में अपनी तरफ से पुरातत्वविदों ने अपना उस स्थान को एक नाम दे दिया। अब आगे देखें। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो बच्चों, हमारी जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया। कब आया? 12,000 साल पहले। ये कैसे आया? उस समय जो है बहुत गर्मी पड़ने लगी और जो घास के मैदान थे वहां पर क्या होता था? वहां पर हिरन है, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, ये सब गाय हैं, भैंस है, ये सब क्या करते थे? वहां जाकर घास खाते थे और जिंदा रहते थे। तो जानवरों को तो चारा ही चाहिए। चारा उनको बच्चों किस स्थान पर मिलेगा? खुले क्षेत्र में और मैदानी इलाके में ही तो चारा उगता है और ये लोग जानवर वहां पर जाकर चारा खाते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो बच्चों, लोगों को पहले तो पता ही नहीं था कि हम जानवरों को पाल भी सकते हैं और ये जो है हमारे बहुत काम आएंगे। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इनका पीछा करना शुरू किया और फिर देखने लगे कि ये कैसे खाते पीते हैं और इनसे और जानवर होते हैं। तो वो सब उन्होंने इन जानवरों की जो है उनको अच्छी तरह देखा, परखा और समझा और फिर इनको पालना शुरू किया। अब जैसे भेड़ है बच्चों, भेड़ों से क्या है? उन्होंने ऊन ली, उसका धागा बनाकर गर्म वस्त्र पहनने लगे। बकरी और गाय से उन्होंने क्या किया? अब गाय से उन्होंने दूध निकाला और वो दूध उन्होंने पीना शुरू किया। और साथ साथ जब उन्होंने देखा कि पानी में मछलियां मिली हैं तो पानी में वो देखते थे कि मछलियां हैं, तो उन्होंने मछलियों को पकड़कर और भूनकर खाना शुरू कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन कैसे शुरू हुए उस समय में? इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो बच्चों, जब क्या होता है कि आप बैठे हो एक जगह पर, आप कल्पना करो कि आप बैठे हो, आप रोज जाकर एक जगह पर आप बैठते हो खुले मैदान में। वहां पर आप देखते छोटा सा पौधा है, कुछ समय बाद वो पौधा बड़ा हो जाता है। ऐसे वो आप समय समय पर उस मैदान में जाते हो और उस पौधे को देखते हो, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें फल लगते हैं, पहले फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। तो आप फिर समझ जाते हो कि आपके दिमाग में कुछ तो आएगा कि ये पौधा कैसे उगा, कैसे। तो ऐसे ही जो आरंभिक मानव था उसने देखना शुरू किया कि किस तरह से ये चीजें उग रही हैं और इसमें से हमें भोजन अच्छा मिल सकता है, अनाज पैदा हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सीखने लगे। तो उन्होंने क्या हुआ, खेती करनी शुरू कर दी। जैसे खुद सीख लिया कि ये बीज को अगर हम जमीन में लगाएंगे तो ये फसल बन जाएगी, फल बन जाएंगे। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, कृषक बनते चले गए। अब आगे देखेंगे पशुपालन। पशुपालन की शुरुआत उस समय में
कैसे हुई। इस तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले वह जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने नजदीक, घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वे धीरे धीरे क्या है, पशुपालक बन गए। तो बच्चों कैसे पशुपालक बने? उन्होंने तो देख लिया था कि जैसे ये भेड़ है, बकरी है, गाय है, ये लोग क्या खाते हैं, चारा खाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने घर के आसपास जब उन्होंने धीरे धीरे अपने घर बनाए, झोपड़ियां बनाई और फिर घर बनाए, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर चारा रखना शुरू कर दिया। तो ये जानवर जो हैं चारे की तलाश में इधर उधर आते थे, तो वो वहां पर रहने लगे, आने लगे और चारा खाने लगे। तो धीरे धीरे वो लोग उनको बांधना अपने घर के अंदर लाने लग गए और जिससे क्या हुआ, और जैसे जो बड़े जानवर होते हैं इन जानवरों पर हमला करते थे, इनसे उनकी रक्षा करने लगे। तो जानवर भी समझ गए कि ये हमारे रक्षक हैं, तो वो उनके साथ रहने लग गए। तो बच्चों इस तरह से वो क्या हुआ, पशुपालक बन गए। आप भी जैसे होता है ना कि छोटे से एक, जैसे आपके घर के आसपास कुत्ता हो तो आप उसको रोज दूध पिलाओगे तो क्या होगा, वो आपसे प्यार करने लग जाएगा, आपके ऊपर भौंकेगा नहीं, आपको काटेगा नहीं। और ऐसे ही अगर आप चिड़ियों को दाना डाल रहे हो तो क्या है कि रोज आपकी छत पर दाना खाने के लिए आएंगे, पानी रख दोगे तो पानी पीने के लिए आएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि आप देखते हो कि वो आपकी भाषा को समझने लग जाते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझने लग जाते हो। क्या आप लोग बता सकते हो सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू क्यों बनाया गया? कुत्ते जो होते हैं बच्चों हमारे बहुत बड़े जो है एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, इसीलिए कुत्तों को क्या है, पालतू बनाया गया। तो कैसे बनाया कुत्तों को? अपने घर में आज आप देखते हो बहुत से लोगों के घरों में एक डॉगी पाल रखा होता है। आप में से भी बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने पाला होगा, तो वो जो जो आप बोलते हो वैसा ही वो करते हैं। इसीलिए जो है कुत्तों को पालतू बनाया गया। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो जब आप भी घर में जैसे गमलों में पौधे लगाते हो, जिनके घर में थोड़ी बहुत कच्ची जगह होती है, आप भी वहां पर पौधे लगा लेते हो और जानवरों की देखभाल के लिए अपनी छत पर, जैसे मैंने आपको बताया, दाना रखते हो, पानी रखते हो, या आपके आसपास गाय घूमती है, आप उनको चारा खिलाते हो, रोटी खिलाते हो। तो ऐसे ही आप जानवरों की देखभाल करते हो। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। जिन जानवरों और पौधों की हम देखभाल करते हैं वो क्या होता है, जंगली चीजों से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। तो बच्चों इसकी वजह क्या है? आप अब सारे जानवर तो आप घर में नहीं पालते हो। आप कौन कौन से जानवर पाल सकते हो? जैसे गाय है, बकरी है, और इसके साथ साथ आप कुत्ता है, घोड़े हैं, ये सब चीजें आप पाल लेते हो। पर आप जैसे शेर, हाथ या ये चीता, इनको तो आप पालने से थोड़ा सा डरते ही हो। और पौधे कौन से हैं? पौधे जैसे आप सुंदर सुंदर फूल अपने घर में लगा लेते हो, और इसके साथ साथ क्या होता है, फल के पौधे होते हैं, ये आप अपने घरों में लगा लेते हो। अब हम इसमें देखते हैं आगे क्या है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं
जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ये ही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो बच्चों कैसे है ये? तो बच्चों क्या होता है कि आप ऐसे जानवर ज्यादातर पालते हो जैसे जो बीमार ना हो, स्वस्थ हो, अच्छे हों। और आज के समय में तो जानवरों के भी डॉक्टर हैं, तो आप उनका इलाज करा लेते हो। और क्या होता है, इसके साथ साथ आप ऐसे पौधे लगाते हो जो जिनकी देखभाल आप आराम से कर सकते हो। और ऐसे जानवर पाले जाते हैं जो क्या है कि काटते नहीं हैं, जो ज्यादा किसी पर हिंसा नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे जो है हम बीज लगाते हैं जिनके हम बीजों को संभाल लेते हैं और जब उनका समय आता है तो उनकी खेती फिर करते हैं। तो समझ में आया आपको बच्चों कि किस तरह से हम जानवर के लिए कौन कौन से ऐसे जानवर पालते हैं और कौन से हम जो है अनाज की पैदावार या फल फूल अपने घर में लगाते हैं। तो समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। अब क्या होता है, कुछ लोगों अफ्रीका में इधर वहां पर क्या है, सूअरों को भी पाला जाता है। तो अब आप ये दांत देखकर बता सकते हो कि कौन सा जंगली सूअर है और कौन सा पालतू सूअर है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो बच्चों, जो बसने की प्रक्रिया है ये कब शुरू हुई? 12,000 साल पहले। और इसी की वजह से क्या है कि आज आप लोग जो है रोटी खा रहे हो। ये किससे? उस समय में ये गेहूं लगानी शुरू हुई थी। तो अब आप लोग जैसे अब तो बहुत से अनाज पैदा होने लग गए हैं, उस समय सिर्फ क्या लगाते थे? गेहूं और जौ। गेहूं को फिर पीसते थे और आटा बनाकर उसकी वो रोटी बनाने लगे। और कौन से जानवर उन्होंने पालतू बनाए थे? कुत्ता और भेड़ बकरी। ये उन्होंने पालतू जानवर, क्योंकि वो बकरी का दूध पीते थे और भेड़ है इससे ऊन प्राप्त करते थे। तो ये उस समय की शुरुआत हुई थी 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया, जो आज के समय में भी चली आ रही है। अब आगे देखेंगे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जा सकता है। इसीलिए जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो बच्चों क्या था
कि जैसे अब हम भी हैं, आप घर में एक थोड़ी सी जगह पर आप गेहूं के दाने लगा दो तो आप देखोगे कि उनको वो पूरी फसल बनने में उसको या पूरे पौधे बनने में और फिर उनका हम गेहूं निकालने में हमें कितना समय लग जाता है। क्या होता है, पहले छोटा सा पौधा आएगा, फिर वो धीरे बड़ा होएगा, फिर उसमें दाना फलियां आएंगी, फलियों में कच्चा दाना होगा, फिर वो जब पक जाएगा तो वो कैसे सुनहरे रंग का हो जाता है, फिर हम उसमें से गेहूं के दाने बाहर निकालेंगे। तो इस प्रक्रिया में बहुत ये तो है नहीं, है एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें कुछ महीने लग जाते हैं। तो जब खेतों में ये फसलें लगाई जाने लगी तो मनुष्य वहां पर रहकर क्या करता था, जंगली पौधों को निकालता था कि ताकि ये जंगली पौधे फसल को खराब ना करें। और जैसे वहां पर रहता था तो क्या करता था, जैसे चिड़िया आ जाती है, चिड़िया बीजों को कच्चे ही दाने खाती है, तो फिर वो क्या करता था, उनको वहां से हटाता था। और आप देखते भी हो कि खेतों में कैसे करते हैं, एक खूब लंबा सा डंडा होता है, उसके ऊपर काले रंग की वो लगा देते हैं कि मटकी सी रख देते हैं, उस पे मुंह वगैरह बना देते हैं या फिर कपड़े बांध देते हैं, जिससे पक्षियों को लगता है कि यहाँ पर मनुष्य है, हम जाएंगे तो ये हमें मार देंगे या भगा देंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन फसलों को पानी देने लगे। और इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया, जब फसल पक गई तो उसमें से फसलों की कटाई की और फिर उस अनाज को जितनी उनको जरूरत होती थी वो इस्तेमाल करते थे और फिर बाकी को वो संभाल कर रखते थे। आगे देखते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी धी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो बच्चों क्या हुआ कि जब अनाज भोजन के लिए क्या हुआ, अनाज को भोजन और बीज दोनों की जरूरत थी मनुष्य को। तो उसने क्या किया कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां पर मैं इन सब चीजों को स्टोर करके रख सकूं। तो फिर उसने भंडार गृह के बारे में सोचा जहां पर वो अनाज को सुरक्षित रख सकता था। तो फिर उसने क्या किया, कुछ स्थानों पर बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और या फिर जमीनों में गड्ढा करके वहां पर उनको सुरक्षित करने के बारे में सोचा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते रहेंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब बताओ बच्चों, जब ये सब बर्तन बनाए गए तो इनमें भोजन संग्रह जो है अनाज को सुरक्षित रखा गया होगा। उस समय पर उनके पास रखने के लिए कुछ नहीं होता था तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। तो उनमें उन्होंने क्या किया, उन बीजों को, उन अनाज को संभालना शुरू कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जानवर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब जानवर क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। तो बच्चों, जो जानवर होते हैं वो बच्चे देते हैं तो इससे क्या है, उनकी संख्या बढ़ती है। जैसे अब एक आप गाय पालते हो तो गाय फिर हमें एक बछड़े कहते हैं ना आती है, तो फिर वो धीरे धीरे गाय बनेगी। तो ऐसे ही एक प्रक्रिया चलती है, वो जानवरों में भी चलती है। तो जो ये प्रक्रिया होती है इसके दौरान क्या होता है कि
एक तो जानवरों की संख्या बढ़ती है और उससे हमें बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे दूध, हमारे यहाँ दूध की कमी नहीं होगी। और आपको पता है दूध से आप कितनी चीजें बना लेते हो, पनीर बनता है, मक्खन मिलता है, घी बनता है। तो ये सब चीजें हमारे एक भोजन का अच्छा स्रोत बन जाती हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है आपको दूध दूध चाहिए, आपको दूध के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मक्खन है, दही है, लस्सी है, घी है, मिठाइयाँ हैं, कितनी चीजें हमारी इन दूध से बनती हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्रोत हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, जैसे हम मुर्गियां पालते हो, मुर्गियां पालते हैं तो मुर्गियां क्या अंडे देती हैं, तो लोग उन अंडों को बहुत शौक से खाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत से जो जानवर होते हैं, जैसे मुर्गी का मांस भी खाते हैं, मुर्गों का, और फिर वो जो बकरियां या होती हैं तो उनका वो गोश्त भी खाते हैं। तो ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनको लोग खाते हैं, जबकि ये खाना अच्छी बात नहीं है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो भोजन के अतिरिक्त हमें जानवरों से क्या मिलता है? भोजन के, जैसे कुछ जानवर होते हैं जब मर जाते हैं तो उनकी खाल को सुंदर चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाथी है, जब मर जाता है तो उसके दांत हैं, उनसे कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। तो जानवरों से भोजन के अलावा भी हमें बहुत सी चीजें जो हैं मिलती हैं। और आपको पता है जैसे घोड़े हैं, इन पर क्या है, सवारी की जाती है। गधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भी ले जाने के काम में आते हैं। तो जानवरों का उपयोग बहुत सी चीजों के लिए हो सकता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब आपको हम क्या बताएंगे? आरंभिक समय में कृषक मतलब किसान और पशुपालक, जैसे कुछ किसान बने, कुछ पशुओं को पाला। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? मैंने बच्चों आपको जब वो मानचित्र के बारे में बताया था तो वहां पर अंकित रंग थे ना, हरा था, संतरी था, लाल था, नीला था। तो अब आप नीले रंग को देखो। नीले वर्ग में क्या दिख रहा है? इनसे प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। तो बच्चों क्या है कि हमारे जो पुरातत्व विभाग था उसने यहाँ पर इन जगहों पर उनको किसानों और पशुओं को पालने वालों के बारे में जानकारी मिली थी। तो जो हमारे पुरातत्व विभाग होता है वो इन फिर जो भी अवशेष मिले उनको, या जो भी चीजें मिली, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर किसान रहते थे, वो कृषि करते थे, और जो पशुपालक थे जैसे पशुओं को पालते थे। आपने सुना होगा कि जैसे हमारे यहाँ गौशाला होती है, वहां पर गौओं को रखा जाता है, गायों को, और ऐसे ही पोल्ट्री फार्म होते हैं जहां पर मुर्गियों को पाला जाता है। तो ऐसे ही जो पशुओं को पालने की जगहें हैं उनके अवशेष उनको मिले, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये होता था। अब हम आगे देखते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं।
इस प्रकार हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है कि इन स्थानों पर कैसे उनको पता लगा कि वैज्ञानिकों ने जब खुदाई की तो वहां पर उनको कुछ पौधे मिले और कुछ जो है उनको क्या मिला, जले हुए दाने मिले। और जले हुए दाने और पौधों से जब उन्होंने उसकी जांच शुरू की तो उनको लगा कि यहाँ पर बहुत तरह की फसलें लगाई जाती थी। और इसके साथ साथ क्या है कि उन दानों से उनको ये लगा कि या तो ये फसलें जानबूझकर जलाई गई हैं या अपने आप ही जल गई होंगी। इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और इसके साथ साथ उनको क्या हुआ कि वहां पर कुछ पशुओं की हड्डियां मिली। तो इन हड्डियों से उन्होंने जानवरों की पहचान की कि उस समय में कौन से जानवरों को पाला जाता था। तो समझ में आया बच्चों आपको? ये आगे देखते हैं। आगे है हमारा स्थायी जीवन की ओर। तो स्थायी जीवन की ओर मनुष्य कैसे बढ़ा? पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसे लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो बच्चों क्या था कि पुरातत्व विभाग वालों को क्या मिला, वहां पर कुछ झोपड़ियों के या घरों के निशान मिले। तो जो वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम है वहां पर उनको गड्ढे के नीचे क्या हुआ, गड्ढे के नीचे घर बनाए। कैसे घर बनाए? जैसे उन्होंने जमीन को खोदकर वहां पर झोपड़ी बनाई होगी और क्या किया होगा, उस गड्ढे के नीचे जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियां बनाई। अब आप कई बार बाहर घूमने जाते हो तो आप देखते हो ना वहां पर कैसे ऊंचाई पर जब जाते हो आप वहां पर आपको सीढ़ियां बनी हुई दिखाई देती हैं और आपको ऐसे लगता है वहां पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन वो सीढ़ियां जहाँ नीचे उतरते हो तो आप देखते हो कि वहां पर लोगों ने अपने रहने के लिए कितने सुंदर घर बनाए होते हैं। तो उस समय भी लोगों ने इस तरह से घर बनाए और वहां पर वो आग जलाते थे, या तो घर के बाहर। जैसे हम सोच सकते हैं कि जब गर्मियां होती होंगी तो वो घर के अंदर ना घर के बाहर बैठकर आग जलाकर बाहर बैठकर खाना बनाते होंगे, और जब सर्दी का मौसम आता होगा तो वो अपनी झोपड़ी के अंदर ही आग जलाकर खाना बनाते होंगे। तो वो मौसम के अनुसार जो है अपना रहन सहन कर लेते होंगे। तो समझ में आया आपको? अब आपको हम बताते हैं एक गर्तवास का चित्र बनाना है। अब आप गर्तवास का चित्र कैसे बनाएंगे? बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों आप ये चित्र देख रहे हो, ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। उपकरण क्या है? आपको पता है कि जब आपकी दादी नानी के समय में क्या होता था कि सिलबट्टा होता था, डोरी, और उसके साथ एक लकड़ी का होता था। डोरी तो पत्थर की होती थी, जो उसके पत्थर की डोरी के अंदर मसाला पीसते थे, तो वो लकड़ी का डंडा होता था। उससे क्या है, उस डोरी में
जो है चटनी बनाई जाती थी। सिलबट्टे पे आपने सुना होगा कि सिलबट्टे पे किस तरह से वो पीसते थे मसाला। तो इसके साथ साथ ओखली होती थी, तो उसमें क्या होता था, मिर्च को हल्दी को कूटा जाता था घर में ही। जो है पहले समय में इन सब चीजों को तैयार किया जाता था। तो अब तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो क्या है, मिक्सियां आ गई हैं हर घर में, फटाफट बटन दबाओ और चटनी तैयार हो जाती है, मसाला पीस लेते हैं। तो पहले क्या होता था, औरतें बहुत मेहनत करती थी। जैसे लाल मिर्च को कूटना है तो वो ओखली में कूटती रहती थी कितनी कितनी देर तक, हल्दी पीसती थी। ऐसे ही जो काम है वो हाथ से किए जाते थे, और वो पत्थर के चीजें होती थी जिनमें वो लकड़ी के डंडों से उनको तैयार करते थे, कूट कूट कर मसाला। तो ऐसे ही उस युग में बहुत से पत्थर के औजार मिले हैं जिनसे कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय में जो है इन सब चीजों का, जैसे ओखली और मूसल का अनाज को पीसने के लिए कर रहे हैं, चावल को पीस कर जैसे वो बनाते होंगे, तो इस तरह से उस समय में इन सब चीजों का जो था उपकरण थे। और इन्हें हम कौन सा युग कहते हैं, नवपाषाण युग, क्योंकि मनुष्य को इस युग में इन सब चीजों का प्रयोग करने लग गए थे। तो बच्चों समझ में आया आपको ये? अब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे लग रहा है, अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपको अब समझ भी आ रहा होगा कि किस तरह से पत्थर से उन्होंने चीजें बनाई और फिर किस तरह से उनको वो प्रयोग में लाने लगे। अब आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज जो हैं एक हमारे खाने का हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो बच्चों नवपाषाण युग में क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन मिले। मिट्टी के बर्तन में क्या होने लगा, जैसे इनमें या तो अनाज भर के रखा जाता था, और फिर उनको समझ आ गया कि हम इनको आग पे रख के इनमें खाना भी बना सकते हैं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन इस तरह से बनाए कि उसमें वो आराम से अपना खाना बना सके, और वो फिर क्या है उनके जीवन का एक हिस्सा बनने लग गए। जैसे मटके हुए तो वो पानी भी भर के रखने लग गए और इनमें खाना भी बनाने लग गए। तो उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो अब आप समझ रहे हो उस समय के मानव ने किस तरह से एक एक चीज का कितने अच्छे से प्रयोग शुरू किया। आज के समय में आप देख रहे हो कि हम दिन प्रतिदिन आज भी हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। जैसे उस समय रेल आई होगी तो फिर बस आई होगी, तो आज के समय में क्या है, मेट्रो रेल है। आप मेट्रो पे कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हो, और कितनी ऊपर ऊपर मेट्रो चलती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर समय में एक बदलाव आता जा रहा है। तो अब ये बदलाव आपने देखा कि पहले तो वो ऐसे ही खाना खा लेते थे, अब उन्होंने बर्तन बनाए तो बर्तनों में खाना पकाकर खाने लगे, तो उनको और मजा आने लगा। तो फिर वो धीरे धीरे और तरक्की करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर उनको समझ में आई कि हम ऐसे ही, पहले समय में लोग कपड़े उनके पास होते ही नहीं थे, तो वो क्या करते थे, पत्तों से अपने आप को लपेट लेते थे। तो फिर उनको समझ आया कि कपड़े भी हम बना सकते हैं, पहन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कपास की खेती शुरू की, उसके पौधे बनाए, और फिर वो उनसे कपड़े बनाने लगे। आगे देखते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो बच्चों क्या है कि ये परिवर्तन सब जगह एक साथ तो नहीं आया होगा।
धीरे धीरे लोगों ने जब देखा कि उस जगह पर आग जल रही है, तो दूर से उनको दिखा होगा, तो वो धीरे धीरे चलकर वहां गए होंगे। पहले तो वो डरे भी होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो जब हम दूर से किसी चीज को देखते हैं तो हमें उस चीज को समझने में वक्त लगता है। तो हम धीरे धीरे जाकर जब उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये किस तरह से निर्माण हुआ, और फिर हम उस चीज को अपनाते हैं। एकदम तो अगर आपको भी हम बोल दें कि आपको ये लाइन लिखनी है, ये हम कुछ अक्षर आपको दे देते हैं कि इनसे आप वर्ड्स बनाओ, तो वो वर्ड्स बनाने के लिए हर बच्चे के दिमाग में एक ही वर्ड तो नहीं आता ना, सब बच्चे अलग अलग शब्द बनाएंगे। तो इसी तरह से उस समय के लोगों ने भी धीरे धीरे इस जीवन शैली को अपनाया होगा, कि उन्होंने देखा होगा कि कृषि किस तरह से की जाती है, पशुओं को किस तरह से पालकर और उनकी चीजों को हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो हर एक के लिए ये सब चीजें जो हैं अलग रही होंगी। सूक्ष्म निरीक्षण। अब सबसे छोटा निरीक्षण क्या है देखते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। अब आपको एक मेहरगढ़ स्थान है उसको देखना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलंदरने के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो बच्चों, ये मेहरगढ़ ऐसी जगह है, यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना और पशुओं को पालना शुरू किया था। तो आप मेहरगढ़ के घर का चित्र भी देख रहे हो। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर में क्या समानता है। अब आप देख सकते हो ये घर का दृश्य, और फिर अब आप देखो कि आज के समय में आप किस तरह के घर में रहते हो। तो ये मेहरगढ़ वो जगह है जहां पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया था, जौ और गेहूं उगाया था और भेड़ और बकरियों को पाला था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। तो यहाँ पर कौन से जानवरों की हड्डियां मिली? हिरन और सुअर। और भेड़ और हिरन और सुअर क्या थे? जंगली जानवर थे। और भेड़ और बकरियां जो थी वो बाद में उन्होंने उनको पालतू जानवर बना लिया था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो बच्चों, क्या है मेहरगढ़ में किस तरह के घर मिले? या तो चौकोर, चौकोर मतलब 4 दीवारी वाले, और या आयताकार। इस तरह के घर, आप आयताकार को समझ गए ना, आयताकार जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने वाली समान होती हैं। और चकोर क्या होता है? चकोर की 4 भुजाएं एक समान होती हैं। तो इस तरह के वहां पर घर मिले और घरों के अवशेष मिले, और उन घरों में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे। तो क्या होता है कि वो कमरे किस लिए थे कि सभी कमरों में तो शायद लोग ना रहते हो, कुछ को उन्होंने अपने भंडार गृह बना लिए। तो इस तरह से वहां पर घर मिले। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाते थे। अब क्या है कि जब मनुष्य जी रहा है तो सब चीजों का उपयोग करता है, और उस समय के लोग सोचते थे कि जब मनुष्य मर जाता है तब भी उसको जीवन जीना होता है मरे हुए। तो वो क्या करते थे, जब उसको दफनाते थे तो वहां पर वो कुछ सामान रख देते थे, खाने पीने का, वस्त्र, जैसे उनको जो अच्छा लगता था वो उस मृतक के साथ उस कब्र में वो सामान को दफना देते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इससे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। तो क्या है कि एक ऐसी, जब वहां पर खुदाई हुई तो वहां पर एक ऐसी कब्र मिली, उस कब्र में
मृतक के साथ साथ क्या था, एक बकरी को भी दबाया गया। तो उन्होंने सोचा कि ये यहाँ पर इन सब का गोश्त खाता है तो शायद इसको वहां पर जाकर भी बकरी को खाने का दिल करे तो उसे मिल जाए। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र देखो और इसमें देखो कि कौन सा बकरी का कंकाल है और कौन सा मानव का कंकाल है। आप ये चित्र देख रहे हो। अन्यत्र अब इसमें क्या है, कुछ और जानकारी आपको दी गई है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अब मैंने आपको बीच में पढ़ाया था ना पाठ में कि जब देखा लोगों ने कि पत्थरों पर उन्होंने कुछ चित्र बनाए थे गुफाओं में रहते हुए, तो ये आपको एक फ्रांस की गुफा का एक चित्र है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनिडियर, बारहसिंगा और सूरों का गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। तो बच्चों ये चित्र देख रहे हो आप, ये चित्र क्या है, 20,000 साल पहले और 10,000 साल पहले। इसमें उन्होंने उस समय उन्होंने कुछ ऐसा तो देखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये पशु ही देखे थे, तो उन्होंने दीवारों पर इन पशुओं के चित्र बना दिए। इन और फिर उन्होंने इसमें चित्र भी भरे। चित्र कैसे भरे, बहुत ही डार्क कलर के। आप देख रहे हो ना चित्र में कितने गहरे रंगों का उपयोग किया गया है। इन रंगों को लोह आयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो बच्चों क्या है, इन चित्रों को किस लिए बनाया गया, कैसे बनाया गया? उन्होंने लोहे और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया और फिर शायद उन्होंने अपने जैसे कोई उत्सव बना, जैसे कोई त्योहार आने वाला होता होगा तो दीवारों को रंगीन और सुंदर बनाने के लिए बना सकते हैं, या फिर जब वो शिकार करने जाते होंगे तो बनाया होगा, या जैसे कुछ पार्टी करनी होगी तो वो उनका शिकार करने से पहले उनके चित्र बना देते होंगे। तो हो सकता है इस ये आप एक कल्पना ही कर सकते हो कि ये दीवार पर उन्होंने इनके चित्र क्यों बनाए। तो आगे देखें, आगे आप क्या देख रहे हो, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां तथा भूमध्य सागर की सिप्पियां। ध्यान रखें कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अब बताओ बच्चों, उस समय पर क्या था कि वाहनों का तो अभी तक पता ही नहीं था उन लोगों को कि वाहन भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते थे, दूर दूर से इन चीजों को लाते थे। तो किस लिए लाते थे, हो सकता है कि वो इनसे कुछ अच्छी चीजें बनाते हो सामान में, जैसे कोड़ियां हैं, कोड़ियों से कुछ चित्रकारी करते हो, या फिर वो भूमध्य सागर से सिप्पियां लाते थे, सिप्पियां भी उनके काम में आती हूँ। तो इसीलिए वो जो है दूर दूर से सामान कैसे लेके आते थे, या तो जानवरों के ऊपर रख के लाते थे या खुद पैदल चलकर आते थे। तो इसमें उन्हें कितना टाइम लग जाता होगा ये आप कल्पना ही कर सकते हो। तो उस समय में तुर्की में इन सब चीजों का जो था मिलता था, तो फिर वो वहां जाकर ये सब चीजें लेकर आया करते थे। कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं
और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे। अब बच्चों आप कल्पना कर सकते हो कि 12,000 साल पहले आप एक गुफा में रह रहे हो और वहां पर क्या है, आपके मामा चित्र बना रहे हैं, तो आप उनकी मदद करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, या तो आप रंग बनाओगे या फिर आप उनमें कलर करोगे, या हम रेखा जैसे चित्र बना रहे हैं तो आप उनकी किस तरह से सहायता करोगे, और फिर वो साथ में क्या करेंगे, तुम्हें कहानियां भी सुनाएंगे। तो समझ में आया बच्चों आपको ये पाठ कि हजारों साल पहले किस तरह मानव ने अपना जीवन शुरू किया था। धीरे धीरे उसने आग की खोज की, रहने के लिए झोपड़ी बनाई, घर बनाए, और किस तरह से खेती शुरू की और पशुओं को पाला। और आप देख रहे हो कि मानव ने कितनी तरक्की की। आज के समय में तो आपको सब कुछ तैयार मिलता है, लेकिन मानव ने अपना जीवन शुरू करने के लिए कितना संघर्ष किया, ये आपने इस पाठ में पढ़ा। आगे इतिहास में आपको हम इतिहास क्या है, हमारा पास्ट। तो हमारा जो पास्ट है उसमें आप पढ़ोगे कि कितना मतलब लोगों ने अपने जीवन को जीने के लिए कितना संघर्ष किया। तो इसको आप एक रोचक विषय मानकर अच्छे मन से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, आखेटक खाद्य, इन वाक्यों को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ वर्षा, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। अगला देखें आप, घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। तो बच्चों समझ में आया आपको इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखें दूसरा प्रश्न, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। जब लोग, अब इसका उत्तर लिखेंगे आप, जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपनी खेती की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक लंबा समय लग जाता है। इस अवधि के दौरान पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम करने होते थे। तो समझ आया आपको। आगे देखिए, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे आप। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल स्थान है। इस स्थान पर खुदाई के सबसे पहले स्तरों में हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो यहाँ के लोगों के शिकारी होने का प्रमाण देती हैं। लेकिन खुदाई के बाद के स्तरों से भेड़, बकरियां तथा अन्य घरेलू मवेशियों की हड्डियां ज्यादा मिली हैं, जो हमें इस बात का संकेत देती हैं कि बाद के वर्षों में मेहरगढ़ के लोगों के लिए पशुपालन का व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। अब अगला प्रश्न देखें आप। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या भिन्नताएं हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के मुख्य कारण अनगिनत थे। नंबर 1, वे लोग यदि ज्यादा दिनों तक एक ही स्थान पर रहते थे तो
वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए अधिक भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। नंबर 2, जानवर अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अतः इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग इनके पीछे जाया करते थे। नंबर 3, मौसम के अनुसार उगने वाले पेड़ पौधों और फलों की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। नंबर 4, पानी की तलाश में लोग नदियां, नालों और झरनों के किनारे बसने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। समझ में आया आपको? आगे देखें, यात्रा के कारणों में असमानताएं। नंबर 1, वर्तमान का मानव स्वयं अनाज उगाता है, उसे भोजन के लिए स्थान स्थान पर घूमना नहीं पड़ता। वर्तमान में हम अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। वर्तमान में व्यापार के लिए व्यापारी स्थान स्थान पर घूमते हैं। तो समझ आया आपको इस प्रश्न का उत्तर? अगला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे? अब आप इसका उत्तर लिखें। आखेटक खाद्य संग्राहक निम्नलिखित चीजों के लिए आग का उपयोग करते थे: प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। वर्तमान में मनुष्य प्रकाश के लिए तथा मांस पकाने के लिए आग का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखें आप, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। तो आप उत्तर लिखें। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से भिन्न था, जिसके 3 अंतर निम्नलिखित हैं। कृषकों पशुपालकों को एक स्थान पर टिककर रहना शुरू कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। नंबर 2, कृषक पशुपालक अन्न का उत्पादन करते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक जंगली जानवरों को मार कर फल फूल एकत्र करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। आगे, कृषक पशुपालक अन्न का भंडारण करते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक अन्न का भंडारण नहीं करते थे। अब आगे है अति लघुरात्मक प्रश्न, बहुत छोटे प्रश्न। नंबर 1 है, भारतीय उपमहाद्वीप में शिकारी खाद्य संग्राहक कितने समय पहले रहते थे? तो उत्तर है लगभग 20 लाख साल पहले। आरंभिक मानव ने, अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव ने सबसे पहले किस चीज से हथियार बनाए? पत्थर से। अगला प्रश्न देखिए, बुर्ज होम नामक पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, भीम बेटका नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोल्हिडवा नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अब आप अगला प्रश्न देखिए, आवासीय स्थल किसे कहते हैं? वे स्थल जहां पर आरंभिक मानव कुछ अधिक समय के लिए रहते थे, उन्हें आवासीय स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, वे स्थल जहां पर रहकर आरंभिक मानव पत्थरों से औजार बनाते थे, उन्हें उद्योग स्थल कहते हैं। अधिकतर, अगला प्रश्न देखिए, अधिकतर आवासीय स्थल कहाँ पाए जाते हैं? नदियों और झीलों के किनारों पर। आप अब अगला प्रश्न देखें, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी
वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी फसलें प्राकृतिक रूप से उगने लगी? गेहूं, जौ और धान। अगला प्रश्न, आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल से। पुरन पाषाण काल की काल अवधि बताइए। पुरन पाषाण काल की कितनी अवधि थी? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के बीच का काल क्या था? पुरापाषाण काल। किस काल में, अगला प्रश्न है, किस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण काल की अवधि 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण काल के हथियारों को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, आज हम अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा कहां से प्राप्त करते हैं? उगाई हुई फसलों से और पाले हुए पशुओं से। अगला एक प्रश्न देखेंगे आप, सूखी और पहाड़ी जलवायु में कौन सा पशु सहजता से रह सकता है? भेड़ और बकरी। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ते को। अगला प्रश्न, बसने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। लोग किन पौधों या जानवरों का चयन करते हैं? ये प्रश्न है, जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? लगभग 12,000 साल पहले। कृषि के लिए सबसे पहले किन फसलों को अपनाया गया? गेहूं और जौ को। कुत्ते के बाद किन जानवरों को पालतू बनाया गया? प्रश्न है भेड़ और बकरी। इसका उत्तर है भेड़ और बकरी। चिरांद किस राज्य में स्थित है? बिहार में। तो बच्चों, ये जो हमारे लघुरात्मक प्रश्न थे, इससे ही आपको पूरे पाठ में क्या है इसकी जानकारी बहुत अच्छे से मिल गई। अब इससे आपको और भी जो है पाठ को समझने में आसानी होगी और आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।